कविता का पति रमेश बड़ा नशेड़ी था। वो हर रात देर से घर लौटता था, वह भी शराब के नशे में चूर होकर। एक रात ऐसे ही नशे में धुत घर आते वक्त एक बड़े ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। वो हादसा इतना भयानक था कि उसका बचना मुश्किल था। जब लोगों ने कविता को ये खबर दी तो उसने अपने पति को फटाफट अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर उसकी जान न बचा सके। रमेश को गए अब 4 महीने हो चुके थे। शुरू में ससुराल वालों ने कविता के साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसके सास ससुर भी बूढ़े हो चुके थे, तो वो घर में कुछ काम नहीं करते थे। हालांकि रमेश के 2 बड़े भाई, उनकी बीबियां और उनके बच्चे, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कविता खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। जब रमेश जिंदा था तब सब उसके साथ हंसी-मजाक करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद सबके असली चेहरे सामने आने लगे। मगर कविता ने कभी घर के पैसों का हिसाब नहीं मांगा। कितना पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, ये सब उसने कभी किसी से नहीं पूछा, क्योंकि उसे सब पर भरोसा था। तब रमेश के जाने के बाद शुरू में ससुराल वाले उसके साथ मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन फिर उन्होंने उससे घर और जमीन के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। दस्तखत होते ही उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। अब कविता को खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता था, और अब जिसे मन में आए वो उसे सुनाता रहता था। उसके बूढ़े सास ससुर एक कमरे में रहते थे, वहीं उन्हें खाना दे दिया जाता था, लेकिन उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती थी। सच कहें तो कविता का मन इस घर में रहने को बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि रमेश की दोनों भाभियां, बड़ी भाभी सुनीता और छोटी भाभी रेखा, उसे ताने मारती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसका अपमान करती थी। तब उन्हें हमेशा यही लगता कि कविता को इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन कविता जाए तो जाए कहाँ, लेकिन फिर भी वह जैसा उसे कहते वो वैसा ही करती थी, और घर का सारा काम अकेले ही निपटाती थी। उन्होंने उसे जैसे घर की नौकरानी बना दिया था। फिर भी कविता चुपचाप सब सहती रही, यही सोचकर कि उसकी किस्मत यही है। फिर एक सुबह अचानक बड़ी भाभी सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा सोना चोरी हो गया, मेरा सोना चोरी हो गया। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। फिर सबको एक जगह बुलाया गया। फिर सुनीता ने सबके सामने कहा, यह कविता रात को मेरे कमरे में आई थी, उसी ने मेरा सोना चुराया होगा। अब सब कविता की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे। तभी कविता ने साफ साफ कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। रात को मेरा सिर दुख रहा था तो मैं सुनीता भाभी से गोली मांगने गई थी, बस इतना ही, और मैं तुरंत चली गई थी। लेकिन तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी, सब उसे चोर समझने लगे। रमेश के बर्थडे भाई भी उस पर गुस्सा करने लगे। तभी सुनीता चिल्लाई, ये चोर है, इसे हमारे घर में नहीं रखना चाहिए। तब कविता बार बार कहती रही, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर छोटी भाभी रेखा अंदर गई, एक बैग लाई जिसमें कविता की 4 लांच शादियां और थोड़ा सा सामान था। उसने वो बैग कविता की तरफ फेंका और बोली, अभी के अभी इस घर से निकल जा। तब कविता ने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे घर से मत निकालो। तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी बड़ी भाभी सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर खींच कर ले गई। तब बाहर कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कविता की दोनों भाभियां इतनी झगड़ालू थी कि कोई उनके घर के मसले में बोलता ही नहीं था। उन्होंने कविता को घर से निकाल दिया, गालियां दी और पड़ोसियों से भी कहने लगे, ये चोर है। लेकिन तभी बाहर से कविता चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने कल रात कोई चोरी नहीं की। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि ससुराल वालों ने चोरी का ये ड्रामा सिर्फ उसे घर से निकालने के लिए रचा था। फिर भी उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। फिर मजबूरन वो रोते रोते घर से निकल पड़ी। आगे चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन ससुराल वालों के चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें कविता का घर छोड़ना बहुत अच्छा लग रहा हो। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो उसे निकल रहे हैं। तब मन नहीं चाहते हुए भी कविता को घर से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन रमेश अब इस दुनिया में नहीं था, और शायद इसलिए उस पर ये जुल्म हो रहा था। कविता का गांव छोटा सा था, वहां जाने का कोई ठिकाना नहीं था,
और अगर गांव में रहती भी तो लोग उसका मजाक उड़ाते। इस डर से वो रुकी नहीं, सीधे गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गई और पुणे शहर जाने का फैसला किया। पुणे गांव से ज्यादा दूर नहीं था, बस स्टॉप पर जाकर बस पकड़नी थी। लेकिन कविता के पास एक पैसा भी नहीं था, तो वो बस वाले को क्या देती, टिकट कैसे लेती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर बस में बैठी और कंडक्टर ने पैसे मांगे तो क्या जवाब देती, इस डर से वो किसी बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक के बाद एक कई बसें उसकी आंखों के सामने से निकल गई। फिर उसे ख्याल आया कि किसी प्राइवेट गाड़ी वाले से पूछे, शायद कोई उसे शहर तक छोड़ दे। तब उसने पहले ही सोच लिया कि साफ साफ बता देगी कि उसके पास पैसे नहीं है, उसका पर्स खो गया है। अगर कोई मान गया तो ठीक। तब आंखों से आंसू बह रहे थे, भूख प्यास से गला सूख गया था। पास के एक ढाबे के बाहर रखे पानी के मटके से थोड़ा पानी पी लिया, फिर स्टॉप पर वापस आकर खड़ी हो गई। कई गाड़ियां आ जा रही थी। कविता हर गाड़ी को हाथ देकर पूछती, मुझे शहर छोड़ देंगे, लेकिन कोई उसे बैठाने को तैयार नहीं था। अब देखते देखते शाम के 5 बज चुके थे। उसने कई ड्राइवरों से पूछा, लेकिन कुछ लोग उसकी बात सुनकर भी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते। तभी एक छोटा सा टेमो वाला आया। कविता ने उसे हाथ दिखाया तो ड्राइवर ने टेमो रोका। तब खिड़की खुली थी, कविता पास गई और बोली, भैया मुझे शहर छोड़ देंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तब ड्राइवर ने पहले एक पल उसे देखा, तब शायद उसे उसके चेहरे पर रोने के निशान दिखे होंगे। तभी कविता ने जल्दी से आंसू पोंछे और हाथ जोड़ लिए। तभी वह बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन शहर में कहाँ जाना है? तो कविता ने कहा, कहीं भी चलेगा, बस मुझे पुणे शहर पहुँचा। 2 बस स्टॉप से पुणे शहर करीब 40 से 45 किमी दूर था। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे ड्राइवर के बगल वाली खिड़की की सीट पर बैठने को कहा। कविता खिड़की के पास बैठ गई। उसने दरवाजा बंद करने को कहा और टेमो स्टार्ट कर दिया। टेमो गांव से आगे बढ़ने लगा। आसपास छोटे छोटे खेत थे। कविता कभी कभी उन खेतों में जाया करती थी। तब कितना सुकून मिलता था, कितना खुलापन लगता था। थोड़ी दूर चलने पर उनका खेत आया जहां गन्ने बोए थे। उसे एकदम याद आ गया, जब रमेश जिंदा था तो वो दोनों कभी कभी खेत में आते, कितनी बेफिक्री से बातें करते, हंसते। रमेश कभी प्यार से उसे गले लगा लेता। लेकिन अब वह दिन चले गए थे। आज जो दुख का पहाड़ उस पर टूटा था, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अनजाने में ही उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। अब कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी टेमो वाला उसे गाड़ी चलाते हुए देखकर बोला, क्या बात है बहन, कोई परेशानी है, कुछ मदद चाहिए, क्यों रो रही हो? तो कविता ने जल्दी से अपनी आंसू पोंछी और बहाना बनाया, कुछ नहीं भैया, मेरी आंख में कचरा चला गया था, इसीलिए पानी आ रहा है। फिर उसने साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ किया और जानबूझकर खिड़की के बाहर देखने लगी। उस भले टेमो वाले ने फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तब कविता ने खुद को संभाला, सोचा, टेमो में बैठकर इस तरह रोना ठीक नहीं, जो होगा वो देख लूंगी। मन में ये ठान कर वो चुपचाप बैठ गई। करीब 30 किमी का रास्ता कट गया। अब पुणे शहर नजदीक आने लगा था। बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी थी, कुछ नया निर्माण भी चल रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा तो टेमो वाले ने गाड़ी वहीं रोकी और पूछा, नाश्ता करोगी? तब कविता ने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तो वो टेमो वाला बोला, ठीक है, तो मैं नाश्ता करके आता हूँ, आप यहीं रुके। फिर वो 2 कदम चला, फिर पलटा और बोला, अरे नाश्ता कर लीजिए बहन, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा। फिर भी कविता गाड़ी से उतरी नहीं तो वो फिर से बोला, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ ले आता हूँ। फिर वो ढाबे में गया और थोड़ी देर बाद लौटा। तब अखबार में लपेटकर कुछ समोसे और बड़ा पाव लाया था। तब भी कविता ने मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया और बोला, जल्दी खा लीजिए, वहाँ बगल में पानी की बोतल रखी है, पी सकती है। फिर वो चला गया। कविता कुछ देर अखबार में लपेटे समोसे और बड़ा पाव को देखती रही। भूख इतनी जोर की थी कि आखिरकार उसने खाना शुरू किया। तब पेट में ऐसी आग लगी थी कि पलक झपते सब चट कर गई। थोड़ी देर बाद टेमो वाला लौटा, ड्राइवर सीट पर बैठा और मुस्कुराकर बोला, खा लिया ना, अच्छा था ना नाश्ता? इस पर कविता ने हल्के से हंसकर हाँ कहा। फिर वो बोला, चलो फिर निकलते हैं। फिर उसने
गाड़ी स्टार्ट किया और पुणे की ओर चल पड़े। पुणे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई तो उसने पूछा, कहाँ उतरना है बहन? तब कविता को कुछ समझ नहीं आया। उतरे तो कहाँ उतरे, तभी एक बस जाती दिखी तो उसने पूछा, ये बस स्टॉप पर रुकती है क्या? वो बोला, हाँ, पास में ही बस स्टॉप है। तो कविता ने कहा, तो मुझे बस स्टॉप पर उतार दीजिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कहा, देखिए बाईं तरफ बस स्टॉप है। तो कविता ने बैग उठाया, उतरते हुए हाथ जोड़कर कहा, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टेमो वाला गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। कविता बैग हाथ में लिए बस स्टॉप पर पहुंची और एक बेंच पर जाकर बैठ गई। लेकिन अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। बस स्टॉप की भीड़ भी कम होने लगी। अब रात के 12 बज गए। फिर 2, तब भज कविता उसी बेंच पर बैठी रही। सारी रात नींद नहीं आई। दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा? तभी कुछ रिश्तेदारों की याद आई तो सोचा किसी रिश्तेदार के घर चली जाऊं। लेकिन कोई इतना करीबी नहीं था कि वह वहां जाकर रह सके, क्योंकि कविता का मायका में भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए वहां जाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं था। ये उसे समझ आ गया था। इसलिए मायके जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। फिर सुबह हो गई, दिन निकल आया, लेकिन वो अभी भी बस स्टॉप पर ही इधर उधर टहल रही थी। वहां सिर्फ पानी मिल रहा था पीने को। अब भूख जोर मार रही थी। कुछ खाने को मिले तो अच्छा हो, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था। जेब में एक पैसा भी नहीं था तो खरीद कर क्या खाती? फिर देखते देखते दोपहर हो गई। अब भूख से पेट में आग लग रही थी। तभी उसे अपने सोने के झुमके याद आए तो सोचा, अब पेट भरने के लिए इन्हें बेचना ही पड़ेगा। वो बस स्टॉप से उठी और बाहर निकली। एक सुनार की दुकान पर गई। वहां जाकर झुमके उतारे, सुनार को दिए और बोली, भैया मुझे इन्हें बेचना है। तो सुनार ने झुमके लिए अच्छे से देखे और बोला, ठीक है, इसके लिए हम आपको 15,000 रुपए देंगे, चलेगा? तो कविता ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सुनार ने झुमके रख लिए और उसे 15,000 रुपए दे दिए। कविता फटाफट पास के एक छोटे से ढाबे पर गई। वहां से कुछ खाने का सामान लिया। जब पेट में थोड़ा सा खाना गया तो कुछ राहत मिली। उस दिन को कविता ने जैसे तैसे काटा। फिर रात को फिर वही बस स्टॉप, वही बेंच, रात भर उसी पर बैठकर झपकियां ली। अगली सुबह उठी और आसपास पूछताछ शुरू की। कोई काम मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा और दूर गई और कुछ घर मालिकों से पूछा, किराए पर कमरा मिलेगा? तभी एक औरत बोली, हाँ कमरा मिलेगा, लेकिन पहले 25,000 रुपए जमा करने होंगे और हर महीने 6,000 रुपए किराया देनी पड़ेगी। ये सुनकर कविता सन्न रह गई, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 15,000 रुपए थे। उसमें से भी कुछ खर्च हो चुके थे, तो कमरा लेना नामुमकिन था। तो निराश होकर वो फिर बस स्टॉप पर लौट आई और उसी बेंच पर बैठ गई। अगले 10 से 12 दिन उसने उसी बस स्टॉप पर ही काटे। रात को वही सोना, दिन में इधर उधर भटकना। अब तो आसपास की दुकानों के कुछ लोग उससे पूछने लगे, आप कौन हैं? रोज यही क्यों रहती हैं? तो कविता ने 1-2 लोगों को अपनी आप बीती बातें सुनाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। बस स्टॉप के आसपास घूमने वाले लोग उसे तमाशा समझकर देखते। अब तो कुछ लोगों की गंदी नजरें भी उस पर पड़ने लगी थी। एक शाम एक आदमी उसके पास आया तो कविता ने उसे पहचाना कि उसकी दुकान पास में ही थी। तभी वो बोला, देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे घर आ सकती है, मैं अकेला रहता हूँ। तब उसके लहजे में थोड़ी हिचक थी तो कविता को लगा कोई तो सहारा दे रहा है, तो उसने हामी भर दी और अपनी वो बैग जिसमें कुछ साड़ियाँ थी उसे उठाई और उसके साथ चल पड़ी। उसका घर बहुत बड़ा था, बंगले जैसा। अंदर जाते ही कविता को कुछ अजीब सा लगा। तभी उसने उसे बैठने को कहा और बोला, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर कुछ खाने को दिया। इसके बाद उसने एक कमरे में जाने को कहा तो कविता उस कमरे में गई। वो कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। उस बंगले में कई कमरे थे। तभी वो आदमी बोला, यह कमरा तुम्हारा है, आराम से सो जाओ। फिर वह चला गया। अब कविता पलंग पर बैठ गई। इतना सुंदर कमरा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। तब नींद भी बहुत जोर मार रही थी तो मन कर रहा था बस सो जाऊं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। यह अनजान आदमी उसे अपने घर ले आया है। हालांकि उसका बात करने का तरीका और स्वभाव अच्छा लग रहा था। फिर कविता ने अपनी साड़ी ठीक की
और पलंग पर लेटी अभी आंख लगने ही वाली थी कि वो आदमी वापस आया। उसने एक पानी की बोतल लाकर दिया और बोला, प्यास लगे तो यह पी लेना। तब कविता ने पानी की बोतल लेते हुए उस दुकानदार को धन्यवाद कहा और थोड़ा पानी पिया। तब उसे उम्मीद थी कि वो अब चला जाएगा, लेकिन वो वही खड़ा रहा। कविता को डर लगने लगा। तभी उसने बोतल टेबल पर रखी और पलंग पर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और पास आ गया और वो कविता के बगल में बैठ गया तो कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने कविता का हाथ पकड़ा और अजीब नजरों से देखने लगा। तब उसकी आंखों में कविता के लिए गंदी भूख साफ दिख रही थी, जिसे देखकर कविता का डर और बह गया। तभी उसने कविता का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। कविता चिल्लाई, साहब ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला, तुम मुझे बहुत पसंद आई, आज रात हम दोनों साथ साथ सोएंगे। तभी कविता ने कहा, साहब ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, भले ही मैं गरीब हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, साफ साफ बता देती हूँ। तभी वो तपाक से बोला, तो क्या मैं तुझे अपने घर में रानी की तरह सुलाने लाया हूँ? फिर उसने कविता का हाथ पकड़कर उसकी साड़ी का पल्लू खींचा तो पल्लू कंधे से सरक गया। फिर वो कविता की ओर बढ़ा और गलत जगह छूने लगा। अब कविता उसे धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताकतवर था। फिर भी कविता हार नहीं मानी, उसे धकेलती रही, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अब कविता जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उस कमरे की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कमरा जैसे पूरी तरह बंद था। फिर कविता ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और पलंग से उठकर खरीदी हो गई। फिर साड़ी का पल्लू ठीक किया, लेकिन वो फिर पलंग से उठा पास आया और उसका हाथ पकड़कर फिर जबरदस्ती करने लगा। उसने दोबारा साड़ी का पल्लू खींचा और गलत जगह छूने की कोशिश करने लगा। तभी कविता ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, भैया प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत मत करो। तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हवस दिख रही थी। तो कविता को समझ आ गया कि ये आदमी उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसका फायदा उठाए बिना रुकेगा नहीं। लेकिन कविता ने भी ठान लिया कि वो ऐसा अत्याचार अपने साथ नहीं होने देगी। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक भारी चीनी मिट्टी के फूलदान पर गई। हालांकि वह अभी भी कविता के शरीर से गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, तो कविता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वो फूलदान उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा। फूलदान लगते ही उसने दोनों हाथ सिर पर रखा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल में वो बेसुध होकर पड़ा रहा। सफेद फर्श पर उसके सिर से खून बहने लगा, जो चारों तरफ फैल गया। कविता डर से कांपने लगी। नीचे बैठकर उसका हाथ पकड़कर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। कविता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मन में ख्याल आया, क्या यह मर गया? डर से उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसे ख्याल आया कि चाहे वो मरा हो या नहीं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब उसे जल्दी से निकलना होगा। तो कविता ने बिना कुछ सोचे सब कुछ वही छोड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर निकली। घर में कुछ लाइट्स जल रही थी, तो वो पीछे के दरवाजे से बाहर भागी। घर बहुत बड़ा था, सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट भी था। कविता उस गेट के पास पहुंची। फिर कविता ने गेट खोला और जोर जोर से भागने लगी, लेकिन तुरंत ख्याल आया, कविता भाग मत, कोई देख लेगा तो शक करेगा। तब उसने भागना छोड़ा और तेज तेज चलने लगी। फिर एक बार पीछे मुड़कर उस बड़े बंगले की तरफ देखा जहां ये सब कुछ हुआ था। फिर सड़क की ओर देखते हुए और तेज चलने लगी। अब जितना जल्दी हो सके वो वहां से दूर निकलना चाहती थी। काफी दूर आने के बाद उसे याद आया कि उसकी बैग तो उसी घर में रह गई, तो सोचा बैग लेने वापस जाऊं। लेकिन अगर वो घर में गई और किसी ने देख लिया या वो आदमी जिंदा हुआ और उसे पकड़ लिया, तो ये सब सोचकर कविता और तेज चलने लगी। बहुत दूर जाकर एक बस स्टैंड पर पहुंची। फिर एक बस में बैठी तो बस वाले ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? तब कविता को कुछ सूझा नहीं कि क्या कहे। फिर बोली, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। तो वो बोला, यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, 200 रुपए लगेंगे। तो कविता ने कहा, हाँ 200 रुपए मैं दे सकती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर बस वाले ने गाड़ी स्टार्ट किया। तब जाकर कविता ने अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछा, क्योंकि तब उसका मन डर और उलझनों से भरा था।
काफी देर चलने के बाद बस वाले ने उसे पुणे रेलवे स्टेशन पर उतारा। कविता ने उसे 200 रुपए दिए। अच्छा हुआ कि जो पैसे उसके पास थे वो बैग में नहीं बल्कि ब्लाउज में रखे थे। अब रात के 12 बज चुके थे। वो स्टेशन पर गई और एक बेंच पर जाकर बैठ गई। पुणे का मेन स्टेशन होने की वजह से वहाँ काफी भीड़ थी। वहाँ बैठे हुए कविता को डर लग रहा था कि उस आदमी का क्या हुआ होगा, लेकिन इतनी दूर आने के बाद उसे लगा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता, ना ही वो आदमी उस तक पहुंच सकता है। फिर निश्चिंत होकर उस रात को उसने स्टेशन की बेंच पर ही काटा। अगले दिन से कविता की जिंदगी में फिर से मुश्किल हो गई। वो स्टेशन पर ही इधर उधर भटकने लगी। कई दिन तक उसने रहने की जगह या किराए का कमरा ढूंढा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कमरा ले सके। जो पैसे थे वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगे। भूख लगती तो कुछ न कुछ खरीदना पड़ता। इस तरह पैसे कम होते गए। कविता के पास अब सिर्फ वही साड़ी थी जो उसने पहनी हुई थी। वो उसी में दिन काट रही थी। साड़ी धीरे धीरे पुरानी और फटने लगी, लेकिन अच्छा ये था कि उसकी खराब हालत की वजह से कोई उसे गलत नजर से नहीं देखता था। अब ऐसे ही दिन कटते हुए 1 महीने बीत गए और अब कविता के सारे पैसे खत्म हो गए। अब उसके पास आखिरी 100 रुपए बचे थे। तो वो सोचने लगी, ये भी खत्म हुए तो क्या होगा, क्या करूं। लेकिन वो स्टेशन के आसपास भटकती रहती। लोग उसे पागल या भिखारी समझते। कुछ लोग खाने को दे देते तो कुछ 1 रुपया देकर चले जाते। कविता वह सब ले लेती। एक दिन उसे एक टेमो दिखा। उसमें एक आदमी नारियल बेच रहा था। तब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लो नारियल, ताजा नारियल। तो कविता को नारियल बहुत पसंद था, तो मन में ख्याल आया एक नारियल खरीद लूं। लेकिन वो 100 रुपए में 4 नारियल दे रहा था। अगर खरीदा तो सारे पैसे खत्म, फिर क्या होगा। वो टेमो के पास गई। टेमो वाले की पीठ उसकी तरफ थी। तभी एक औरत आई और उसने एक नारियल लिया। फिर टेमो वाले ने नारियल काट कर उसे दे दिया। तभी कविता ने सोचा, इससे एक छोटा सा नारियल ले लूं, शायद बस रुपए में दे दे। ये सोचकर उसने टेमो वाले से पूछा, भैया बस रुपए में एक छोटा नारियल मिलेगा। तो वो बोला, नहीं नहीं, 100 रुपए का 4 है, कोई भी लो। 25 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। ये सुनकर कविता निराश हो गई। वो वहां से जाने लगी। तभी टेमो वाले की नजर उस पर पड़ी और कविता की नजर भी उस पर। फिर उसने कविता के चेहरे को गौर से देखा और देखता ही रहा। तब कविता भी उसे देखती रही। तब उसे लगा ये शख्स कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन याद नहीं आया। फिर उसने टेमो की मेज देखी और एकदम से याद आया, अरे ये तो वही गांव वाला है जिसने उसे गांव से शहर तक छोड़ा था। तभी वो टेमो वाला भी हैरानी से बोला, अरे बहन आप। तब कविता चुपचाप उसे देखती रही। तो वो बोला, अरे आप यहाँ कैसे, यहीं रहती है क्या। फिर उसने कविता को सिर से पांव तक देखा। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये उसकी आंखों में दिखा। फिर वो बोला, क्या हुआ आपको, आपके कपड़े ऐसे क्यों हैं, आप वही औरत है ना जिसे मैंने शहर छोड़ा था। तब कविता ने सिर्फ सिर हिलाया और धीमे से हाँ कहा। फिर वो बोला, आपकी नारियल चाहिए ना। कविता ने कहा, हाँ चाहिए। तो वो बोला, रुको देता हूँ। तभी कविता ने मना किया, नहीं नहीं, रहने दो। लेकिन उसने टेमो से एक नारियल निकाला, उसे काटा और साफ किया और कविता को पकड़ा दिया। कविता ने नारियल लिया। उसके पास आखिरी 100 रुपए थे जो ब्लाउज में रखे थे। तब उसे लगा ये कहना ठीक नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो थोड़ा मुड़ी ब्लाउज से 100 रुपए निकाली और उसे देने लगी। तभी वह बोला, रहने दो। तो कविता ने बार बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो जिद करके बोला, नहीं रख लो बहन। तो कविता बोली, भैया पैसे ले लो, पहले ही तुमने मुझे बिना पैसे गांव से शहर छोड़ा था, अब मैं तुम्हें और बोझ नहीं देना चाहती। तब वो थोड़ा रुका, उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें शहर छोड़ा था तो तुम कहाँ रहती हो। तब कविता के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए उसका चेहरा लटक गया। तो वो बोला, क्या हुआ, आपके साथ बता सकती हो। आप कौन हो, नाम क्या है। तो कविता बोली, मेरा नाम कविता है। जिस गांव से तुमने मुझे पुणे लाया वही मेरा गांव था। मेरे पति कुछ साल पहले गुजर गए। मैं ससुराल में रहती थी, लेकिन ससुराल वालों ने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं पुणे आई, सोचा कोई काम मिलेगा, किराए पर कमरा लूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती गई और अब मैं बिल्कुल बुरे हाल में हूँ।
मुझे कहीं काम चाहिए, बस अगर तुम कोई काम दिलवा सको तो बद्दा उपकार होगा। इतना कुछ सुनने के बाद वो हैरानी से कविता को देखने लगा। तब उसकी आंखों से लगा शायद वो मदद नहीं कर सकता। तभी कविता बोली, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो वहां से जाने लगी। 4 कदम चली तभी उसने आवाज दिया, अरे बहन। तभी कविता ने पलटकर देखा। उसने हाथ से इशारा किया और पास आने को कहा तो कविता वापस उसके पास गई। अनजाने में उसे उम्मीद बंधी कि शायद ये उसकी कुछ मदद कर सकता है। तब कविता को टेमो वाले की आंखों में ईमानदारी दिखी तो वो उसके पास गई। फिर वो बोला, देखो, मैं तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं दिला सकता, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ काम कर सकती हो। इस पर कविता ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा तो वो समझाते हुए बोला, मैं इस टेमो में फल बेचता हूँ। कभी कभी सब्जियां भी अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम मेरी मदद करो तो बदले में मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे सकता हूँ। तब उसके बोलने में सच्चाई थी तो कविता बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो बोला, कविता, मैं तुम्हें रोज 300 दूंगा। तुम्हें रोज मेरे साथ काम पर आना होगा, ज्यादा काम नहीं, बस थोड़ी सी मदद कर लोगी ना? इस पर कविता ने कहा, हाँ कर लूंगी, तुम जो भी छोटा मोटा काम कहोगे मैं कर दूंगी। फिर वो बोला, ठीक है, कब से शुरू करना है? अभी से शुरू कर सकती हो। कविता बोली, हाँ, अभी से शुरू कर सकती हूँ। फिर वो रुका और बोला, लेकिन कविता, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मैं समझ सकता हूँ। तुमने कितने बुरे दिन देखे होंगे, तुम्हें पहले खुद को थोड़ा ठीक करना होगा, कपड़े बदलने होंगे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कविता बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, सामने शादी की दुकान है, वहां से एक साड़ी ले लो, फिर देखते हैं क्या करना है। फिर उसने जेब से 2000 रुपए निकाले। कविता ने मना किया, नहीं पैसे मत दो। तो वो बोला, कविता, ये पैसे मैं बाद में तुम्हारी कमाई से काट लूंगा, जाओ साड़ी ले आओ। कविता बोली, ठीक है। फिर वो साड़ी की दुकान पर गई। वहां साड़ियों की कीमत पूछी, साड़ियां बहुत महंगी थी। उसने पूछा, सबसे सस्ती साड़ी कितने की है? दुकानदार बोला, 500 रुपए। तो कविता ने एक 500 रुपए की साड़ी ली। दुकान के बाहर कुछ रेडीमेड ब्लाउज लटक रहे थे तो उसने एक ब्लाउज भी लिया, 150 रुपए का। फिर वो टेमो वाले के पास लौटी और बोली, लो बाकी पैसे। 650 रुपए में साड़ी और ब्लाउज ले लिया। इस पर उसने मुस्कुराकर पैसे ले लिए। फिर बोला, अभी मुझे कुछ माल बेचना है, चाहो तो टेमो में बैठ जाओ। तो कविता बोली, नहीं, मैं तुम्हारा काम देखती हूँ ताकि समझ आ जाए कि क्या करना है। फिर वो उसका का देखने लगी। अब लोग आते, नारियल खरीदते, वो बड़े तेज चाकू से नारियल काटता जाता। कविता ध्यान से सब देख रही थी। देखते देखते शाम हो गई और सारा नारियल बिक गया। फिर वो बोला, कविता चलो, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगी? तो कविता बोली, मैं रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी। तब वो रुका, फिर बोला, कविता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे घर आ सकती हो। ये सुनते ही कविता के मन में ढेर सारे सवाल और डर जाग उठे। उसे वो पुराना हादसा याद आया जब उसने एक शख्स पर भरोसा किया और उसके घर गई थी, लेकिन इस टेमो वाले में ईमानदारी दिख रही थी, उसका स्वभाव अच्छा लग रहा था। तो कविता ने थोड़ा सोचा, तभी मन में एक आवाज आई, कविता, इस पर भरोसा कर सकती हो। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, चलूंगी। फिर वो टेमो में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में वो उसके घर पहुंच गए। घर देखा तो 2 कमरों का साधारण सा घर था। उसने कविता को अंदर बुलाया तो कविता ने पूछा, तुम अकेले रहते हो? तो वो बोला, हाँ, अभी तो अकेला हूँ, मेरी माँ है, बूढ़ी हो गई है, वो गांव में मेरे बर्थडे भाई के पास गई है, कुछ महीनों बाद लौटेगी। यहाँ का माहौल उसे रास नहीं आता, इसलिए ज्यादातर वो गांव में ही रहती है। मैं उसे कहता हूँ यहाँ रहो, लेकिन वो नहीं मानती। तभी उसने कहा, कविता, यहाँ बैठो, मैं अभी आया। फिर वो बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर लौटा और बोला, कविता, तुमने जो साड़ी ली है उसे पहन लो, चाहो तो नहा भी सकती हो। इस पर कविता बोली, ठीक है। फिर वो साड़ी और ब्लाउज लेकर छोटे से बाथरूम में गई। वहां जाकर अच्छे से नहाई। कई महीनों बाद किसी बंद जगह में नहाने का मौका मिला था। नहाकर उसने नई साड़ी और ब्लाउज पहना और बाहर आई। तब टेमो वाला किचन में कुछ कर रहा था। नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर कविता आगे के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह आया और उसे देखता ही रह गया। तब कविता थोड़ी झेप गई, इधर उधर देखने लगी तो वो बोला, कविता, तुम नहाकर
और नए कपड़े पहनकर बिल्कुल बदल गई। देखो तो तब कविता चुप रही तो वो बोला, मैं खाना बना रहा हूँ, थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। इस पर कविता ने पूछा, मैं मदद करूं? तो वो बोला, नहीं मैं कर लूंगा। तभी कविता जिद करके बोली, नहीं मुझे करने दो, किचन कहाँ है? फिर दोनों घर के पीछे वाले कमरे में गए। वहाँ एक छोटा सा किचन था। उसने आटा गूंद रखा था और टमाटर काट रखा था। तो कविता ने पूछा, तुम टमाटर की चटनी और रोटी बना रहे हो? तो वो बोला, हाँ, तुम आगे वाले कमरे में जाओ, मैं सब कर लूंगा। तो कविता बोली, नहीं मैं करती हूँ। फिर उसने आटा लिया और रोटियां बेलने लगी। फिर बोली, मैं टमाटर की चटनी भी बना देती हूँ, बस बता दो सामान कहाँ रखा है। फिर उसने बताया सामान कहाँ है। थोड़ी देर में कविता ने खाना तैयार कर लिया, फिर थाली सजाई और दोनों आगे वाले कमरे में नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर कविता ने बर्तन कुंडी साफ किए। तब तक रात के 9 बज चुके थे। ओ वो बोला, कविता तुम इस पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ। घर के आगे वाले कमरे में कोने में एक पलंग था, दीवार पर छोटा सा टीवी और 2 कुर्सियां, ज्यादा सामान नहीं था। तो कविता बोली, नहीं तुम पलंग पर सो, मैं नीचे सो जाऊंगी। तो वो बोला, ठीक है। फिर उसने 2 चादरें और एक तकिया निकाला। कविता ने एक चादर नीचे बिछाई, तकिया सिर के नीचे रखा और दूसरी चादर और हली वो पलंग पर सो गया। हालांकि कमरे की लाइट जल रही थी। अब कविता सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं ये भी उस पिछले शख्स की तरह कुछ गलत तो नहीं करेगा। इस डर से सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। जब सुबह होने लगी तब उसकी आंखों में झपकी आने लगी, क्योंकि कविता सारी रात जागती रही थी। जब सुबह हुई, बाहर उजाला फैलने लगा। तब उस रोशनी से उसकी झपकी टूटी। वो उठी, बाथरूम में गई, नहाई और वही साड़ी फिर पहन ली। थोड़ी देर बाद टेमो वाला भी उठा और नहाने गया। फिर कविता किचन में गई और पूछा, क्या खाना बनाऊं? तो उसने कहा, जो मन में आए वही बना दो। फिर दोनों ने मिलकर थोड़ा सा खाना खाया। खाते वक्त कविता ने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम ईशांत है। तब कविता इतना ही पूछी और फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद ईशांत बोला, कविता मैं अब टेमो लेकर निकल रहा हूँ, वहाँ से कुछ माल लाना है। अगर 3 बजे तक घर लौट आया तो बाजार में बेचने जा सकूंगा, देर हुई तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा 3 बजे तक आ जाऊं। तो कविता बोली, ठीक है। फिर ईशांत ने कहा, कविता तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, घर खुला मत छोड़ना और बाहर मत जाना। कविता ने कहा, ठीक है। फिर ईशांत बाहर निकला और कविता ने घर अंदर से बंद कर लिया। उसके जाने के बाद कविता को थोड़ी शांति महसूस हुई। उसे यकीन हो गया कि ईशांत अच्छा इंसान है। वो कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी। तब तरह तरह के ख्याल और सवाल दिमाग में घूम रहे थे, आगे क्या होगा, ये सोच सचकर वो परेशान हो रही थी। रात नींद नहीं आई थी और अब सुबह के वक्त आंखों में नींद आने लगी। तो वो कुर्सी से उठी और पलंग पर लेट गई। तब जाकर मन थोड़ा शांत हुआ और कुछ ही मिनटों में उस नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर सोई थी कि दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। फिर नींद टूटी और वो दरवाजे के पास गई और खोली तो सामने ईशांत खड़ा था। उसने कविता को देखा, मुस्कुराया। कविता ने भी हल्की सी मुस्कान दी। फिर वो अंदर आया और बोला, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो कविता बोली, नहीं मैं तो सो गई थी। तो वो बोला, अच्छा हुआ, चलो अब निकलना है, मैंने टेमो में माल भर लिया हूँ। तो कविता बोली, ठीक है। फिर ईशांत ने घर से थोड़ा सामान लिया। कविता ने चप्पल पहनी और बाहर आई। पीछे देखा तो टेमो का आधा हिस्सा बड़े बड़े तरबूजों से भरा था। फिर ईशांत ने घर में ताला लगाया और टेमो के पास आया। उसने कविता को टेमो में बैठने को कहा। फिर कविता आगे बैठ गई और ईशांत ने टेमो स्टार्ट किया। फिर थोड़ी दूर चलकर उसी जगह रुका जहाँ कल दोनों मिले थे। फिर दोनों टेमो से उतरे। ईशांत ने पीछे का गेट खोला और अंदर रखा वजन का कांटा बाहर निकाला। तब कविता उसे देख रही थी तो उसने पूछा, कविता सब ठीक है ना? तो कविता ने सिर्फ सिर हिलाया। तभी ईशांत ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू किया, आओ तरबूज लो, 15 रुपए किलो, एकदम देसी माल। तब उसे चिल्लाते हुए 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई तरबूज खरीदने नहीं आया। तो कविता और ईशांत थोड़े मायूस होने लगे। तभी कविता को लगा, शायद मेरे आने से ग्राहक
नहीं आ रहे। फिर उसे डर लगने लगा कि अगर ईशांत का धंधा अच्छा नहीं चला तो वो उसे काम पर नहीं रखेगा। फिर बस 25 मिनट और बीते तब लोग पास आते, लेकिन तरबूज खरीदे बिना चले जाते। ये देखकर कविता को टेंशन होने लगा, तो उसने ईशांत से कहा, क्या हुआ, ग्राहक नहीं आ रहे? कहीं मेरे कारण तो ऐसा नहीं हो रहा? तो ईशांत ने हल्के से हंसकर कहा, क्या बात करती हो कविता, टेंशन मत लो, देखना थोड़ी देर में ग्राहक झटपट आएंगे। तब उसकी बात सुनकर कविता को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन में शंका भी बनी रही। तभी 2 औरतें आई और तरबूज का भाव पूछने लगी तो ईशांत बोला 15 रुपए किलो। फिर उन्होंने 2-2 तरबूज लिए जो करीब 4 किलो के थे। फिर दोनों ने मिलकर 60 रुपए दिए। इसके बाद कुछ मर्द और औरतें तरबूज खरीदने आने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और तरबूज तेजी से बिकने लगे। भीड़ देखकर ईशांत बोला, कविता तुम बस पैसे इकट्ठा करो, मैं ग्राहकों को तरबूज तौल कर देता हूँ। अब ग्राहक फटाफट आ रहे थे। कविता उनके पैसे ले रही थी और टेमो तेजी से खाली होने लगा। शाम 7 बजे तक सारे तरबूज बिक गए। कुछ लोग दोबारा लौट कर आए, कहने लगे कि तरबूज बहुत मीठे हैं। तब सब बिकने के बाद ईशांत और कविता पास की एक छोटी सी चाय की टपरी पर गए। फिर ईशांत ने चाय पीने को कहा तो कविता ने भी उसके साथ चाय पी। चाय पीने के बाद ईशांत बोला, चलो कविता अब घर चले। फिर दोनों टेमो के पास आए। जो थोड़ा बहुत सामान था उसे ईशांत ने टेमो में रखा। वो ड्राइवर सीट पर बैठा और कविता उसके बगल में। तभी कविता की नज़र एक बड़े तरबूज पर पड़ी जो वहां रखा था। उसने हैरानी से पूछा, ईशांत भैया, यह तरबूज यहाँ क्यों रखा है? तो वो हंसकर बोला, अरे कविता, ये हमारे लिए है, सारे तरबूज बेच दूं क्या? एक अपने लिए रख लिया। फिर उसने टेमो स्टार्ट किया और दोनों घर पहुंच गए। घर पर ईशांत ने दरवाजे का ताला खोला और दोनों अंदर गए। ईशांत ने हाथ मुंह धोया और कविता को भी फ्रेश होने को कहा। फिर वो किचन में गया और चाय बनाने लगा। तब तक कविता फ्रेश होकर बाहर आई तो ईशांत ने 2 कप गर्मा गर्म चाय बनाई थी। वो आगे वाले कमरे में आया, 1 कप कविता को दिया और दूसरा खुद लिया। दीवार पर घड़ी लगी थी तो अब शाम के करीब 8 बज रहे थे। तो चाय पीने के बाद ईशांत बोला, कविता अब खाना बनाए? तो कविता ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो वो हंसकर बोला, तुझे नहीं लगी क्या? तो कविता बोली, मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है। फिर ईशांत बोला, अच्छा एक काम करते हैं, जो तरबूज रखा है उसे काट कर खा लेते हैं और पास में एक ढाबा है, वहां से कुछ खाने ले आते हैं। फिर ईशांत बाहर जाते वक्त बोला, कविता मैं खाना लेकर आता हूँ। तो कविता बोली, ठीक है। फिर वो चला गया और कविता वहीं बैठ गई। अब उसके मन में ढेर सारे ख्याल आने लगे। ईशांत का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो इतने प्यार और अपनापन से बात करता था कि कविता को लगने लगा जैसे वह उसे बरसों से जानती हो। अब उसे अपने पुराने दिन याद आए जब उसके पास सोने बसने की जगह तक नहीं थी, लेकिन ईशांत ने उसे अपने घर में जगह दिया और इतने प्यार से पेश आया। उसकी अच्छाई से कविता के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ा गई। थोड़ी देर बाद ईशांत भी खाना लेकर लौटा। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने वह बड़ा तरबूज काटा और दोनों ने खाया। तरबूज इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि खाकर मन तृप्त हो गया। कई महीनों बाद कविता का पेट इतना भर गया था। खाने के बाद उसने बिखरा सामान समेटा। अब रात के 10 बज चुके थे तो ईशांत बोला, चलो कविता अब सो जाते है। तो कविता बोली, ईशांत मैं नीचे सो जाती हूँ कल की तरह। तो वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो पलंग पर सो गया। कविता ने एक चादर नीचे बिछाई, दूसरी ओर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब भी कविता को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी भी उसे थोड़ा डर तो था ही। लेकिन ईशांत का स्वभाव इतना अच्छा था कि उसे यकीन था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे सोचते उसकी भी आंखें लग गई। अगली सुबह जब नींद खुली तो बाहर उजाला हो चुका था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर अपनी नजर पलंग की तरफ करी तो ईशांत वहां नहीं था। फिर दीवार की घड़ी दिखी तो सुबह के 7 बज रहे थे। तो कविता हड़बड़ाकर उठी, चादर समेटी। तभी ईशांत आगे वाले कमरे से आया। वो नहा कर आ रहा था। उसने कविता को देखा और बोला, कविता तुम भी नहा लो। इस पर कविता ने सिर हिलाया और कहा, सॉरी मुझे उठने में देर हो गई। तो ईशांत बोला, अरे इसमें क्या बात है, कभी कभी देर से उठ गए तो क्या, वैसे भी सुबह कोई जरूरी काम नहीं है। फिर कविता बाथरूम में गई, नहाई
और अपनी पुरानी साड़ी फिर पहन ली और बाहर आई तो ईशांत ने हैरानी से कहा, कविता तुमने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी? तो कविता बोली, हाँ। बस तभी वो बोला, अरे तुम्हारे पास तो एक ही साड़ी दी है ना, उस दिन एक ही नई ली थी। ठीक है, दोपहर को मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा। इस पर कविता ने मना किया, नहीं ईशांत रहने दो। तो वो हंसकर बोला, तो क्या तुम पुरानी साड़ी ही पहनती रहोगी? दोपहर को चलते हैं। फिर कविता ने सिर्फ सिर हिलाया। फिर ईशांत ने पूछा, कविता खाने में क्या बनाएं? तो कविता बोली, जो तुम कहो वही बनाऊंगी। तो उसने कहा, दाल चावल और कोई अच्छी सी सब्जी बना दो। फिर कविता किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ चीजें उसे नहीं पता थी तो ईशांत बता देता। खाना बनने के बाद दोनों ने साथ बैठकर खाया। खाने के बाद ईशांत बोला, कविता शादियां लेनी है ना? कविता ने फिर मना किया, नहीं ईशांत रहने दो। तो वो बोला, नहीं ऐसा थोड़े होता है, एक साड़ी कितने दिन पहनोगी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तब उसके बहुत जिद करने पर दोपहर को दोनों एक छोटे से बाजार गए। वहाँ एक साड़ी की दुकान थी। वहाँ से 4 साड़ियाँ खरीदी, साथ में कुछ सब्जियां भी ली। फिर दोनों घर लौट आए। आने के बाद ईशांत बोला, कविता मैं बाजार से कुछ माल भरकर लाता हूँ, जो मिलेगा ले आऊंगा, फिर शाम को बेचने चलेंगे। इस पर कविता हंसकर बोली, ठीक है ईशांत। फिर ईशांत भी हंसने लगा। तभी कविता ने पूछा, क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या? तो वो बोला, तुमने मुझे ईशांत कहा ना, अच्छा लगा ईशांत कहना, ठीक है। तभी कविता हंसकर बोली, हाँ ईशांत ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोली, ईशांत मैं खाना बनाकर रखूं ताकि तुम लौटो तो सिर्फ खाने की टेंशन ना रहे? तो वह बोला, हाँ ये भी अच्छा रहेगा, खाना बना दो। फिर कविता खाना बनाने लगी और ईशांत टेमो लेकर निकल गया। खाना बनाकर कविता ने इंतजार करने लगी। तब शाम 5 बजे से पहले ईशांत लौट आया। फिर दोनों फिर बाजार गए। ईशांत ने टेमो में ढेर सारे अंगूर भरकर लाए थे। शाम से रात 8 बजे तक दोनों ने अंगूर बेचे। फिर ईशांत बोला, चलो कविता अब घर चले, बचा हुआ माल कल बेच लेंगे। तो कविता बोली, ठीक है ईशांत। फिर दोनों घर लौट आए। वैसे भी कविता ने पहले से ही खाना बनाकर रखा था, तो दोनों ने खाना खाया। फिर ईशांत पलंग पर सो गया और कविता ने नीचे चादर बिछाकर सोने की कोशिश की। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। अब ईशांत के घर आए। कविता को करीब 1 महीना हो गया था। एक दिन ईशांत बोला, कविता तुम्हारा 1 महीना पूरा हुआ, 300 रुपए रोज के हिसाब से 9,000 रुपए हुए, ये लो तुम्हारे 9,000 रुपए। तभी कविता हैरानी से उसे देखकर बोली, ईशांत मैं तो तुम हारे घर में रहती हूँ, खाती हूँ। इस पर वो हंसकर बोला, कविता तुम खाना भी बनाती हो, घर संभालती हो, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, टेंशन मत लो। लो ये 9,000 रुपए। फिर कविता ने उसके हाथ से पैसे ले लिए। फिर वह बोली, ईशांत मैं इन पैसों को कहाँ रखूं? हूँ तो ईशांत बोला, कहीं भी रख दो, जब जरूरत पड़ेंगे तुम्हारे काम आएंगे। तो कविता ने कहा, ठीक है कपाट में रख देती हूँ। फिर उसने घर के छोटे से कपाट में पैसे रख दिए। इसके बाद ऐसे ही इनकी जिंदगी चलने लगी और अगले 4 महीने बीत गए। लेकिन कविता और ईशांत साथ में फल बेचने का काम करते रहे। अब कविता हर काम की बारीकियां तक सीख गई थी। एक दिन उसने ईशांत से कहा, ईशांत अगर हम फल बेचने के साथ जूस बेचने का धंधा भी शुरू करें तो कैसा रहेगा और फायदा होगा क्या? तो ईशांत बोला, हाँ हो सकता है, लेकिन इससे हमारा काम और बढ़ जाएगा। लेकिन कौन सा जूस बेचेंगे? तो कविता बोली, जो फल हम बेचते हैं उसी का जूस की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही ईशांत बोला, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है कविता, लेकिन इसके लिए जूस बनाने की मशीन लेनी पड़ेगी। तो कविता ने पूछा, कितने की होगी वो मशीन? तो वो बोला, लगभग 15 से 18,000 की। फिर दोनों साथ में बाजार गए और 15,000 की एक जूस मशीन खरीद लाए। वो मशीन बड़ी शानदार थी, कोई भी फल डालो जूस निकल आता। उसमें गन्ने का रस निकालने की भी व्यवस्था थी। इसके बाद कविता और ईशांत ने मिलकर अलग अलग फलों का जूस बनाना और बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका धंधा बढ़ने लगा। अब हर सुबह कविता जल्दी उठती। उस दिन भी वो 5 बजे उठी, ब्रश किया और नहाने बाथरूम चली गई। तब नहाकर सिर्फ तौलिया लपेटे ही बाहर आई, क्योंकि उसकी अब आदत बन चुकी थी कि बाथरूम से निकलकर ही वो साड़ी पहनती थी। तो वो तौलिया उतार कर साड़ी पहनने ही वाली थी कि
तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तभी उसने सिर उठाया तो सामने ईशांत खड़ा था। उसे देखकर कविता दंग रह गई। तभी ईशांत की नज़र उस पर पड़े थी। तब ये स्वाभाविक था, लेकिन कविता समझ नहीं पाई कि वो इतनी सुबह यहाँ कैसे। वो तो इस वक्त सोया रहता था, शायद आज जल्दी उठ गया। लेकिन अब कविता का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा वापस बाथरूम में चली जाऊं, लेकिन साड़ी हाथ में थी। फिर उसने जल्दी से साड़ी कंधे पर डालने की कोशिश की, पर वो फिसलकर नीचे गिर गई। अब कविता सिर्फ गुलाबी रंग का चौकोर डिजाइन वाला तौलिया लपेटे थी, जो घुटनों तक था और गले को पूरी तरह नहीं ढक रहा था। तो उसने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन 2 हाथों से कितना ढक पाती, इसलिए वो कोशिश बेकार था। तभी उसने फिर से ईशांत की तरफ देखा और बोली, ईशांत तुम इतनी सुबह यहाँ आज जल्दी उठ गए। तो ईशांत कुछ नहीं बोला, क्योंकि तब उसने एक बार कविता को देखा और फट से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, कविता माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम नहाकर बाहर आ रही हो। मैं तो बस बाथरूम की तरफ आ रहा था, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो बिना पलटे आगे वाले कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद कविता ने फटाफट साड़ी पहनी और किचन में चली गई। वहां कुछ काम करने लगी, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब ईशांत जो आगे वाले कमरे में था, वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो काफी देर तक किचन में ही काम करती रही। तभी ईशांत की आवाज आई, कविता हो गया तुम्हारा काम? तो कविता बोली, हाँ हो गया। फिर ईशांत बाथरूम में गया और कविता आगे वाले कमरे में आई और वहां का थोड़ा ढासा सामान समेटने लगी। थोड़ी देर बाद ईशांत नहाकर बाहर आया, लेकिन अब कविता को उसकी तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए वह फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी। कविता ने चाय बनाकर कप में डाली और आगे वाले कमरे में ईशांत को दी। फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाया, फिर ईशांत को नाश्ता दिया। तो वह बोला, कविता तुम भी नाश्ता कर लो। इस पर कविता ने हामी भरी। फिर दोनों आगे वाले कमरे में बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी ईशांत ने टीवी चालू किया तो न्यूज़ चल रही थी। तब कविता जानबूझकर टीवी की तरफ देखती रही। तब ईशांत ने भी उस सुबह के हादसे का जिक्र नहीं किया और ना ही ज्यादा बात की। कविता भी चुप रही। वो दिन ऐसे ही बीत गया। अब ईशांत फल बेचने का काम कर रहा था और कविता ने उसके ही पास बैठकर जूस बेचना शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर वहां एक छोटा सा दुकान किराए पर लिया, क्योंकि अब उनका धंधा अच्छा चलने लगा था। अब कविता तरह तरह के स्वादिष्ट जूस बनाती थी, जिससे ग्राहक धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऐसे ही दिन ब दिन उनका कारोबार फलने फूलने लगा। लेकिन उस सुबह के हादसे के बाद कविता अब सावधान हो गई थी। अब वो बाथरूम में ही साड़ी पहनकर बाहर आने लगी थी, ताकि फिर वैसा कुछ ना हो। एक शाम दोनों आगे वाले कमरे में टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे। खाते खाते कविता की नजर कोने की तरफ गई। वहां 2 चूहे भागते दिखे। कविता को चूहों से बहुत डर लगता था। वो जोर से चीख पड़ी। तभी ईशांत ने पूछा, क्या हुआ कविता? तो वो डरते हुए बोली, वहां चूहे हैं। तभी ईशांत हंसपधा, अरे चूहे तो घर में होते हैं ना। इस पर कविता बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार रात को सोते वक्त चूहे ने मेरे कान को काट लिया था, तभी से मुझे उनसे डर लगता है। इस पर ईशांत बोला, अरे डरो मत, मैं हूं ना। फिर दोनों ने खाना खत्म किया। फिर कविता ने बर्तन समेटे और सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन अब उसे जमीन पर सोने में डर लग रहा था। उधर ईशांत पलंग पर सो गया। कविता ने नीचे गद्दा बिछाया, पर मन में डर बैठा था। तभी उसकी नजर फिर कोने की तरफ गई। तभी उसे एक चूहा पलंग के नीचे भागता दिखा, तो वो फिर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर ईशांत उठकर पलंग पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ कविता? तब वो डरी हुई बोली, पलंग के नीचे चूहा है, भागा अभी। इस पर वो बोला, अरे चूहे तो इधर उधर भागते ही हैं। फिर कविता बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, अब कैसे सोऊं? तभी ईशांत बिना झिझक के बोला, कविता तुम पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तब कविता ने फट से मना किया, नहीं ईशांत तुम नीचे मत सो, मैं ऊपर सोऊं ये भी ठीक नहीं। तभी वो बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से ऊपर सो जाओ। लेकिन कविता नहीं मानी। उसने हिम्मत करके नीचे ही बिस्तर लगाया। फिर ईशांत पलंग पर सो गया। लेकिन अब कविता को नींद कहाँ आने वाली थी। 1 घंटा बीत गया, आंखें खुली की खुली रही। तभी एक चूहा कहीं से भागता हुआ कविता के दाहिने हाथ पर चढ़ा
और उसकी बाह पर से कूदकर भाग गया। तभी कविता डर के मारे जोर से चीखी और उठकर बैठ गई। उसकी चीख से ईशांत की नींद फिर से टूट गई। तो वह बोला, क्या हुआ कविता? तो वो डरते हुए बोली, चूहा मेरे ऊपर से भागा। इस पर ईशांत हंस पड़ा। तो कविता छिड़कर बोली, मैं यहाँ डर रही हूँ और तुम हंस रहे हो? तो वो बोला, अरे हंसने वाली बात ही है, चूहा ऊपर से गया तो कुछ करता थोड़े है, डरो मत, सो जाओ। लेकिन कविता को नींद कहाँ आने आ रही थी, वो वैसे ही बैठी रही। तभी ईशांत पलंग पर पलटा, फिर बोला, कविता अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे बगल में पलंग पर सो सकती हो, पलंग बड़ा है और जगह भी है। ये सुनकर कविता उलझन में पड़ गई कि अब क्या दूं। वो चुप रही, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो बोली, ठीक है मैं ऊपर सोती हूँ। फिर उसने नीचे की चादर उठाई और गद्दा एक तरफ रखा। तभी ईशांत दीवार की तरफ सरक गया, क्योंकि उसके बगल में जगह थी। तभी कविता पलंग पर बैठी तो ईशांत बोला, सो जाओ कविता, काफी रात हो गई है। तब कविता हिम्मत करके सर के नीचे तकिया लिया, चादर ओढ़ी और लेट गई। उधर ईशांत दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। उसकी पीठ कविता की तरफ थी। अब रात काफी हो चुकी थी, लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब ईशांत के बगल में सोने से मन में थोड़ी शंका थी। बहुत देर बाद उसे नींद आई। जब सुबह आँख खुली तो ईशांत बगल में सो रहा था। उसकी खर्राटों की आवाज आ रही थी। तो कविता ने चादर हटाई और उठकर बैठ गई। तब घड़ी में 6 बज रहे थे। तो वो फटाफट बाथरूम गई, नहाई, लौटकर ईशांत को जगाई। फिर वो नहाकर तैयार हुआ। फिर दोनों अपने काम पर लग गए। वो दिन भी बीत गया और शाम हो गई। फिर रात को सोने के लिए पंचायत पड़ी। तब खाना खाने के बाद ईशांत बोला, कविता आज तुम नीचे सोएगी या ऊपर? तभी कविता को चूहों का डर याद आया। तो वो बोली, ईशांत चूहे अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि चूहों की दवा लानी तो भूल ही गई। फिर वो खुद को कोसने लगी। फिर सोची, काश दवा लाई होती तो चूहों का बंदोबस्त हो जाता। तभी ईशांत बोला, चल कविता ऊपर सो जा, कल जैसा ठीक रहेगा ना? तो कविता बोली, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने पलंग पर सोने की तैयारी की। तो ईशांत दीवार की तरफ सरक गया और कविता उसके बगल में लेट गई। थोड़ी देर में दोनों को नींद आ गई। लेकिन रात को अचानक कविता की आँख खुली तो देखी कि ईशांत उसमें बहुत करीब आ गया था। वो करवट लेकर कविता की तरफ सो गया था। तब उसने टी-शर्ट और नाइट पैंट पहनी थी। तो कविता थोड़ा खिसक गई, लेकिन उसकी नजर बार बार ईशांत पर जा रही थी। तब कमरे में बल्ब का हल्का सा उजाला था। वो रोशनी ईशांत के शरीर पर पड़ रही थी। उसका गठिला आकर्षक बदन उस रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था। तब वो गहरी नींद में था। तब सांसों के साथ साथ उसका शरीर भी हल्के हल्के हिल रहा था। उसकी चौड़ी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। तभी कविता अनजाने में करवट लेकर उसकी तरफ हो गई और उसे देखती रही। धीरे धीरे फिर उसे नींद आ गई। लेकिन रात तीसरी पहर वो अचानक जाग उठी, क्योंकि ईशांत का दायां हाथ और पैर उसके शरीर पर था। तब कविता बाई करवट सोई थी और ईशांत ने जैसे उसे बाहों में ले रखा था। तब आँख खुलते ही कविता ने उसका हाथ हल्के से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने अनजाने में फिर से हाथ रख दिया। हालांकि वो गहरी नींद में था, उसे कुछ पता नहीं था। इधर कविता ने फिर से हाथ हटाने की सोची, लेकिन ताबी रुक गई और सोची, अगर फिर से उसका हाथ हटाती हूँ तो उसकी नींद टूट जाएगी। अब वो इसी उलझन में पड़ी रही। तब तक ईशांत का हाथ और पैर उसके ऊपर था, जैसे उसने उसे गले लगाया हो। तभी कविता के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सोचने लगी, कितना अच्छा है ये इंसान, मेरी हालत कितनी खराब थी। तब भी ईशांत ने मुझे संकट से निकाला, अपने घर में जगह दिया। तब कविता के मन में ईशांत के लिए इज्जत और प्यार बढ़ता जा रहा था। अब वह किसी तरह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन ईशांत का हाथ उसके शरीर पर था तो नींद कहाँ आने वाली थी। मन में ना चाहने वाले ख्याल आने लगे। धीरे धीरे बदन गर्म होने लगा, मन काबू में नहीं रहा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अनजाने में उसका भी हाथ ईशांत के शरीर पर चला गया। उसने भी उसे उसी तरह पकड़ लिया जैसे ईशांत ने उसे बाहों में लिया था। उसका स्पर्श सुखद लग रहा था। हालांकि तब ईशांत गहरी नींद में था, लेकिन कविता पूरी जागी हुई थी। काफी देर तक वो ऐसे ही पड़ी रही। उसकी छाती धड़क रही थी, मन में जैसे तूफान उठ रहा था, शरीर में जवानी की लहरें उठने लगी थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था।
अब बहुत देर बीत गई, फिर धीरे धीरे कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो खिड़की से रोशनी आ रही थी। तभी कविता ने खुद को देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि ईशांत ने उसे पूरी तरह बाहों में लिया हुआ था। वो उसे गले लगाकर सोया था। तभी कविता हल्के से उससे अलग हुई, फिर खुद को छुड़ाया और फटाफट बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में जाकर उसने नहाना शुरू किया। ठंडा पानी शरीर पर डालने लगी। कई महीनों के बाद उसे ऐसा स्पर्श महसूस हुआ था जिसने उसके अंदर की औरत को जगा दिया। आखिर वह भी एक जीवित इंसान थी। उसकी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हो सकती थी। ईशांत के इतने करीब आने से उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। वो खुद को काबू में रखकर किसी तरह बाथरूम में भाग आई थी। बाथरूम में अनजाने में उसके हाथ उसके शरीर पर फिरने लगे। आंखें अपने आप उसके बंद होने लगी। क्या हो रहा था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। फिर ठंडा पानी फटाफट सिर पर डाली। तब जाकर उसके मन की वो उथल पुथल शांत हुई। फिर कविता नहाकर बाहर आई। तब ईशांत पलंग पर बैठा था। फिर कपड़े पहनकर कविता ने घर में झाड़ू लगाया। फिर ईशांत ने भी नहाया। फिर नाश्ता खाना और बाकी काम शुरू हो गए। लेकिन सारा दिन कविता के दिमाग में वही बातें घूमती रहीं। रात को ईशांत ने जिस तरह उसे करीब ले लिया था, वो पल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। अब उसे ये भी शक होने लगा कि ईशांत नींद में अनजाने में करीब आया होगा या जानबूझकर। लेकिन सच क्या था ये तो वही जानता था। फिर भी कविता के मन में ईशांत के लिए बहुत प्यार उमड़ने लगा था, क्योंकि उसने उसके लिए इतना कुछ किया था। फिर भी कभी घमंड नहीं दिखाया। यहाँ तक कि कविता जवान थी, देखने में खूबसूरत भी थी, लेकिन ईशांत ने कभी उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश नहीं किया था। यहाँ तक कि उसकी आंखों में कभी गलत भाव नहीं दिखे थे। यही बात कविता के दिल को छू गई। अब ईशांत ने अनजाने में उसका दिल जीत लिया था। वो दिन रात उनके साथ रहती, काम करती, लेकिन ईशांत का अपने आप पर इतना कंट्रोल था कि उसने कभी कविता को नीच नहीं समझाना, कोई असमान व्यवहार किया, ना पुरुष होने का अहंकार दिखाया, ना कभी गलत नजर से उसे देखा, ना गलत तरीके से छुआ। उसकी ये अच्छाई, ये स्वभाव, इसने ही कविता का दिल पूरी तरह जीत लिया था। हालांकि कभी कभी उसे अपने पति की याद आती थी, तब साथ ही उसके ससुराल के लोग, जेठ जेठानी और मायके की भी याद आती। तब वो सोचती कि क्या उसके मायके वालों ने कभी इसके ससुराल में उसकी खोज खबर ली होगी और मायके वाले उसके बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन फिर भी कविता ने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक बात बार बार उसके मन में आती कि उस रात जब वो शख्स उसे अपने घर ले गया था और उसने गलत हरकत करने की कोशिश की थी, तब कविता ने उसके सिर पर फूलदान दे मारा था। तो क्या वो मर गया होगा, उसे कुछ हुआ होगा, क्योंकि वो बस स्टॉप पर दुकान चलाता था, तो एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन उसके सिर से इतना खून निकला था, शायद वो वहीं मर गया होगा। तब यह सच उसके लिए डरावना था। जब भी कविता मंदिर के पास से गुजरती या दर्शन करने जाती तो वो भगवान से यही मांगती है, भगवान मेरे हाथों उसका खून ना हो, उसे बचा ले। इस तरह वो खुद को तसल्ली देती कि नहीं, वो मरा नहीं होगा, जिंदा होगा। ऐसा सोचकर अपने दिल को सुकून देती। अगले दिन कविता ने जानबूझकर चूहों की दवा नहीं लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी ये चाह थी कि ईशांत के करीब वो उसके बगल में ही सोए, क्योंकि उसके बगल में सोने की एक अलग ही फीलिंग थी। उससे जो सुकून और हिम्मत मिलती थी वो अनमोल थी, और ये बात कविता भली भांति जानती थी। उस रात खाना वाना खाने के बाद कविता पलंग पर दीवार की तरफ सरक कर लेट गई। तभी ईशांत ने पूछा, कविता अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं नीचे सो जाता हूँ। तभी कविता बोली, नहीं ईशांत, कोई बात नहीं, तुम ऊपर सो सकते हो, बस रात को इधर मत सरकना, बस इतना ध्यान रखना। इस पर वो बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर कविता आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तब वो पीठ के बल लेटी थी। तभी उसका दायां हाथ अनजाने में ईशांत के बाएं हाथ को छू रहा था। क्योंकि वह उसके बाएं तरफ लेटी थी, तब आंखें बंद थी, लेकिन उसका दायां हाथ ईशांत की उंगलियों को छू रहा था। तब कविता की उंगलियां ईशांत की उंगलियों की स्पर्श में आ रही थी। तभी एक पल को कविता को लगा, नहीं, हट जा कविता। तभी उसने फट से अपना हाथ थोड़ा हटाया। अब ईशांत की उंगलियों का स्पर्श नहीं हो रहा था, लेकिन
उसे ये अच्छा नहीं लगा, तभी अनजाने में उसका हाथ फिर वहीं सरक गया। अब उसकी उंगलियां ईशांत की उंगलियों को अच्छे से छूने लगी। उसकी छोटी उंगली उनकी उंगलियों से टकरा रही थी। तब शायद ईशांत को भी ये सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हालांकि तब कविता ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन तभी सांस तेज लेने लगी। तब सांसों की रफ्तार से उसका शरीर हल्के हल्के हिलने लगा और उसी लय में उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। तब भी उसकी छोटी उंगली ईशांत के हाथ को छू रही थी। तब वो स्पर्श उसे बहुत सुखद लगने लगा, क्योंकि उसमें एक अजीब सा सुकून था। इसलिए कविता ने अब जानबूझकर अपना हाथ नहीं हटाया, वैसे ही रहने दिया। तभी थोड़ी देर बाद ईशांत ने भी अपनी उंगलियां कविता की उंगलियों में डाल दिया। तभी कविता ने फट से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उसकी छोटी उंगली फिर भी ईशांत की उंगलियों में अटकी रही, क्योंकि ईशांत ने उसकी उंगली को अपनी उंगलियों में जकड़ रखा था और वो हल्के हल्के उसकी उंगली को छू रहा था। तब भी कविता ने अपनी आंखें बंद रखी और उस स्पर्श का सुख लेने लगी, क्योंकि उस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून, एक अनजाना सा प्यार महसूस हो रहा था। तभी उसने तिरछी नजर से अपनी दाईं तरफ देखा तो ईशांत की आंखें कभी खुल तो कभी बंद हो रही थी। इसका मतलब वो सोया नहीं था। तभी दोनों की सांसें तेज होने लगी तो कविता को लगा जो वो महसूस कर रही है वही शायद ईशांत भी महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी भी ईशांत उसकी छोटी उंगली को अपने बाएं हाथ में लिए हल्के हल्के छू रहा था। तब हर स्पर्श में कविता को एक अनोखा प्यार महसूस हो रहा था, लेकिन अब कविता की हालत बिगड़ने लगी थी। अब उसका मन कर रहा था कि अभी ईशांत की तरफ करवट ले ले और उसे जोर से गले लगा ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ईशांत और करीब तो नहीं आएगा। लेकिन ईशांत का अपने मन पर पूरा कंट्रोल था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो कविता को पसंद ना हो। तब लगभग 1 घंटा दोनों ऐसे ही लेटे रहे, फिर भी कविता को नींद नहीं आई। भला नींद आती भी कैसे जब उसके शरीर में पूरे जिस्म में एक अलग सी ताकत जो भर गई थी। तब उसका मन कर रहा था कि ईशांत उसे अपनी बाहों में ले ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। काफी देर बाद ईशांत बोला, कविता सो गई? तब भी कविता तो जागी ही थी तो बोली नहीं, ईशांत नींद नहीं आ रही? तुम सोए नहीं? तो वो बोला, नहीं कविता, मुझे भी नींद नहीं आ रही। एक बात पूछूं? तो कविता बोली, हाँ पूछो ना। फिर वो बोला, कविता तुम्हें डर नहीं लगता मेरे बगल में सोने में? इस बात पर कविता को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए थोड़ी देर वो चुप रही। फिर बोली, नहीं ईशांत, मुझे डर नहीं लगता। सच बोलूं तो तुमने जो मेरी मदद की है, जो सहारा दिया है, वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। इस पर ईशांत बोला, अरे कविता ऐसा मत बोलो, मैंने तो एक इंसान के नाते तुम्हारी मदद की है बस। कविता बोली, ईशांत, मैंने अपने खून के रिश्तों को पराया जैसा बर्ताव करते देखा है। जिनके साथ मेरा नाता था उन्होंने मुझे पराया कर दिया, लेकिन तुमने मुझे अपने घर में जगह दिया। सचमुच तुम मेरे लिए भगवान जैसे हो। इस पर वो बोला, कविता मुझे भगवान मत कहो, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। भगवान की उपमा देना ठीक नहीं, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है बस। तभी कविता को अपने पुराने दिन याद आए तो उसकी आंखें अनजाने में भर आई। फिर उसने ईशांत की तरफ देखा और अगले ही पल उसने उसे जोर से गले लगा लिया। तभी ईशांत बोला, क्या हुआ कविता? तो कविता बोली, कुछ नहीं। और फिर उसने अपना सिर ईशांत की छाती पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया और फिर बोली, ईशांत तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो बोला, अरे कविता ऐसा मत बोलो, तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा इतना बढ़ा, हमारे खाते में ढेर सारे पैसे जमा हो गए हैं। बताओ अब उन पैसों का क्या करना है? तो कविता बोली, ईशांत वो पैसे तुम्हारे हैं, तुम जो चाहो वो करो। तभी ईशांत ने भी कविता को प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी कविता ने ईशांत का हाथ अपने हाथ में लिया और हल्के से उसके हाथ पर अपने होठों से चूम लिया। अब उसे ईशांत की बाहों से निकलने का बिल्कुल भी मन ही नहीं था, बल्कि अब कविता को ईशांत को गले लगाकर सोने का मन था। लेकिन उसने खुद को संभाला और हल्के से उससे दूर सरक गई। तभी ईशांत बोला, कविता अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। तो कविता बोली, ठीक है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। थोड़ी देर बाद
वो अनजाने में फिर से ईशांत के करीब सरक गई और उसे गले लगा लिया। तब शायद ईशांत नींद में था। फिर कविता को कब नींद लगी उसे खुद पता ही नहीं चला। जब सुबह आँख खुली तो कविता ईशांत से पूरी तरह लिपटकर सोई हुई थी। तब ईशांत ने उसे अपनी बाहों में समेट रखा था तो कविता धीरे से उससे अलग हुई और बाथरूम में नहाने चली गई। लेकिन अब उसके मन में उल्टे सुल्टे ख्याल आने लगे, क्योंकि उसे ईशांत बहुत पसंद था। लेकिन ईशांत के मन में उसके लिए क्या है ये जानना भी जरूरी था। फिर भी उसके हरकतों और बातों से लगता था कि वह भी कविता को पसंद करता है। तब कविता के नहाने के बाद ही ईशांत भी उठ गया। फिर उनकी रोज की दिनचर्या शुरू हुई। दोपहर को दोनों अपने दुकान पर गए और फल और जूस बेचने लगे। दोपहर में ग्राहक कम थे, तब चारों तरफ शांति थी। तभी ईशांत बोला, कविता तुमसे कुछ कहना है? तो कविता बोली, हाँ बोलो ना। तो वो बोला, एक बात कहूँ? तो कविता बोली, हाँ बोलो ना। तो ईशांत बोला, कविता तुम मुझे बहुत पसंद हो। तब उसने कविता के मन की बात कह दी थी, क्योंकि कविता तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब ईशांत ने खुद ही कह दिया तो अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाई, चुप ही रही। तभी ईशांत बोला, क्या हुआ कविता, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इस पर कविता बोली, ईशांत सच कहूँ तो तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। तब दोनों की बातें चल पड़ी थी। तब कविता को लग रहा था कि ये वक्त कभी ना रुके। वो और ईशांत बस एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहे। लेकिन तभी दुकान पर ग्राहक आए और दोनों जूस और फल देने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद ईशांत के मोबाइल पर कॉल आया तो वह काफी देर तक बात करता रहा। तब बातों में उनकी माँ का जिक्र हो रहा था। कॉल खत्म होने पर कविता ने उससे पूछा, क्या हुआ ईशांत, माँ का कॉल था ना? तो वह बोला, हाँ माँ का ही था। फिर कविता बोली, क्या कह रही थी माँ? तो ईशांत बोला, कविता माँ अगले 3-4 दिन में हमारे यहाँ आने वाली है। तब कविता ये सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर बोली, अच्छा ईशांत तो बढ़िया है ना। फिर दोनों अपने काम में जुट गए। लेकिन कविता के मन में डर बैठ गया कि ईशांत की माँ उसे देखकर क्या कहेगी, क्या सोचेगी, उसे घर में रहने देगी या नहीं, आगे क्या होगा, ये चिंता उसे खाने लगी। शाम तक कविता अपने ख्यालों में ही डूबी रही। जब ईशांत ने देखा तो पूछा, कविता क्या हुआ, कोई टेंशन है? तो कविता बोली, कुछ नहीं। फिर वो बोला, कविता तुम खुलकर बोल सकती हो। तो कविता बोली, ईशांत सच बताओ। तो वो बोला, हाँ बोलो ना। तब कविता बोली, ईशांत मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी माँ आएंगी तो मुझे देखकर कुछ कहेंगी, नहीं पूछेंगी कि ये औरत कौन है, घर में क्यों रहती है, कहाँ से आई है? अगर उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आया तो? इस पर ईशांत बोला, कविता टेंशन मत लो, मैंने माँ को तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है। माँ का स्वभाव बहुत प्यारा है, तुम एक बार उनसे मिलो तो सही, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब ईशांत की बात सुनकर कविता का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा डर तो था ही। तब तय हुआ कि 2 दिन बाद ईशांत की माँ घर आने वाली है। 2 दिन बाद ईशांत अपनी माँ को लेने रेलवे स्टेशन गया। स्टेशन से लेकर जैसे ही ईशांत अपनी माँ को घर आया, तब जैसे ही माँ घर में दाखिल हुई, कविता ने फट से उनके पास जाकर उनके पैर छुए और नमस्ते किया। तब माँ ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और बोली, कविता तू कैसी है? तो कविता बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो माँ बोली, मैं भी बढ़िया हूँ। फिर माँ ने कहा, कविता मैं तो पिछले कई महीनों से अपने बड़े बेटे के पास थी, लेकिन ईशांत से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी कविता बोली, रुकिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। फिर उसने पानी लाकर माँ को दिया, फिर चाय बनाई, फिर पहले से तैयार खाना को परोसा। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते खाते कविता को माँ का स्वभाव समझ आया कि वो बहुत प्यारी और नरम दिल वाली थी। अब माँ को आए 5 दिन हो गए थे। एक सुबह सब चाय पी रहे थे, तभी माँ ने कविता और ईशांत को बुलाया और बोली, अरे तुम दोनों ऐसे ही साथ रहते हो और कितने दिन ऐसे रहोगे, कुछ सोचा है कि नहीं तुम लोगों ने? इस पर कविता ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। तभी ईशांत बोला, माँ आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर माँ हंसते हुए बोली, अरे कितने भोले हो तुम दोनों, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात कभी कहोगे नहीं, लेकिन मैंने इन 5 दिनों में सब समझ लिया है। तुम दोनों के मन में क्या है मुझे सब पता है।
तभी माँ ने अपनी चाय का घूंट लिया और प्यार से दोनों को देखते हुए बोली, देखो कविता, ईशांत ने मुझे तेरे बारे में सब बता दिया है। तूने कितना मुश्किल वक्त देखा, फिर भी कितने हौसले से तूने जिंदगी को संभाला है। और ईशांत, तूने जो कविता का साथ दिया, उसे घर दिया, वो कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तुम दोनों को इन 5 दिनों में देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारा साथ, सब में एक दूसरे के लिए प्यार झलकता है। इतना सुनते ही कविता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी ईशांत भी चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। तभी माँ ने आगे कहा, अब ये बताओ, कब तक तुम लोग ऐसे ही रहोगे? कविता तो इतनी अच्छी और मेहनती लड़की है, ईशांत तू भी तो इसका पूरा ख्याल रखता है, तो फिर क्यों नहीं तुम दोनों एक दूसरे का जिंदगी भर का साथी बन जाते? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, मंदिर में छोटा सा समारोह कर लो। मैं तो तुम दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन खुश हो रही हूँ। ये शब्द सुनते ही कविता की आंखें छलक आई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ईशांत की माँ इतनी आसानी से उसे अपनाएंगी। तभी ईशांत भी खुशी से बोला, माँ सचमुच तुझे कोई ऐतराज नहीं? इस पर माँ हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, इसमें ऐतराज कैसा? कविता मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। बस तुम दोनों का मन एक दूसरे के लिए कितना पाक और साफ है, ये मुझे दिख गया। अब और क्या चाहिए? तभी कविता ने धीरे से कहा, माँ, लेकिन मेरे अतीत, मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ। तभी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, जो बीत गया उसे भूल जा। तूने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तूने बस जिंदगी से लड़ना सीखा है। अब ईशांत के साथ नई शुरुआत करो। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। ये सुनकर कविता की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ही माँ के पैर छुए। ईशांत भी माँ को गले लगा लिया। अब उसके आंखों में भी खुशी के आंसू थे। तभी माँ बोली, बस अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की करो। मैं अपने गांव के पंडित जी से बात करूंगी, बस छोटा मोटा फंक्शन कर लेंगे। अगले हफ्ते गांव के मंदिर में कविता और ईशांत की शादी हो गई। तब माँ ने सारी तैयारियां की थी। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी आए थे। तब कविता ने लाल साड़ी पहनी, जो माँ ने उसके लिए खास लाई थी। ईशांत भी दूल्हे की शेरवानी में जच रहा था। फिर मंत्रों के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। तभी से कविता के मन का सारा डर, सारी चिंताएं जैसे छू मंत्र हो गई। शादी के बाद दोनों अपने जूस और फल के धंधे में फिर से जुट गए। माँ कुछ दिन और रुकी, फिर अपने बड़े बेटे के पास चली गई। लेकिन जाते वक्त उन्होंने कविता को गले लगाकर कहा, बेटी, अब ये तेरा घर है और ईशांत को भी संभालना। इस पर कविता ने हंसकर हामी भरी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने मुश्किलों से हार नहीं मानी और आखिरकार उसे प्यार और सुकून का घर मिला। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।